नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है आपके हर दिल अजीज कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट शादमा। दर्शकों, है मंजिलें जुदा है रास्ते जुदा, है मंजिलें जुदा है रास्ते जुदा, फिर ये दौड़ कैसी, फिर ये होड़ कैसी। कहते हैं ना कि कोई सफल जल्दी हो जाता है तो किसी को संघर्ष की लंबी कहानी लिखनी पड़ती है। कहना चाहूँगी आज आपको दोस्तों कि ये जीवन जो है वो एक यात्रा की तरह है और हम सब एक यात्री ही तो हैं, राहगीर हैं। तो फिर जब हम मंजिलों को पाने के लिए अपने रास्तों में सफ़र तय कर रहे होते हैं तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे आसपास होते हैं। फिर हम उनसे कंपटीशन क्यों करते हैं, उनसे होड़ क्यों करते हैं? बल्कि अगर इस यात्रा का हमें पूरा आनंद लेना है ना, तो हमें एक दूसरे का साथ देना सीखना होगा। हमें सीखना होगा आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ना। तब जाकर हमारे जो कदमों के निशान होंगे ना, वो बेहद ही गहरे होंगे और वो निशान किसी के दिलों में ज़ब्त हो जाएंगे। और भले ही रास्ते जुदा हैं, भले ही मंजिलें अलग हैं, लेकिन इरादा सबका एक है और वो इरादा है सफलता पाने का, वो इरादा है संपन्नता पाने का। तो दर्शकों, आज मैं कहना चाहूँगी आपसे कि क्या संपन्नता, सफलता सिर्फ पैसों में छिपी है? नहीं, पैसा सब कुछ नहीं है। जी हाँ, पैसे से बहुत कुछ है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। बल्कि हम जब अपने जीवन यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं तो हमने कितनों के दिलों में अपने लिए जगह बनाई है, ये भी आपकी संपन्नता, आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। इसलिए अपने व्यक्तित्व में और भी निखार लाने के लिए ज़रूरत है तो औरों के दिलों में अपने लिए जगह बनाने की। चलिए, जब हम नेक कामों के लिए इरादा करते हैं ना, तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है कि हम अपने विचारों को हमेशा उच्च रखें। इसलिए हम जो पहला सेगमेंट लेकर आते हैं वो होता है हमारे बड़े बुजुर्गों के कथनों को लिए, उनकी वाणी को लिए। तो चलिए, बिना विलंब करती हूँ आगाज हर दिल अजीज कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव का हमारे पहले सेगमेंट अनमोल वचन के साथ। महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। अनमोल वचन को तो उम्मीद करती हूँ कि हम अपने जीवन में बड़े बुजुर्गों के जो कथन हैं, उनकी जो वाणी है, उनके जो विचार हैं, उन्हें हम ज़रूर शामिल करेंगे। चलिए, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको रूबरू करवाने का वक्त हो गया है आज के इतिहास से। जी हाँ, जब हमारे विचार उच्च होते हैं तो हम ऐसे ऐसे कार्य कर जाते हैं जो दर्ज हो जाते हैं इतिहास के पन्नों में। और ऐसी ही कुछ घटनाएँ हैं जो दर्ज हुई हैं इतिहास के पन्नों में, तो वक्त है उन्हें जानने का। आइए देखते हैं हमारा ये अगला सेगमेंट इतिहास के पन्नों से। आपको बता दूं कि हमारे जो आज के मेहमान हैं, उन्होंने बतौर डिप्टी कलेक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी और आज वर्तमान की अगर बात करूं तो वो गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी में बतौर चेयरमैन हैं। जी हां, अरशद फिरोज साहब आज हमारे बीच हैं। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के बेहद खास मेहमान का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। शुक्रिया। यूँ तो बातें कई सारी हैं, तमाम बातों को जानेंगे, लेकिन हर इंसान जब एक सफल हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसको प्रेरणा मिलती है अपने जीवन के उस हिस्से से जहां उसने बहुत सारी मस्ती की होती है, बहुत सारी ऐसे वक्त गुजारे होते हैं जो अनछुए पहलू होते हैं। तो चाहूँगी उन अनछुए पहलू को आज हम अपने दर्शकों के सामने लाएं। आपके बचपन के बारे में बात करना चाहूँगी, चूँकि आज आप बतौर चेयरमैन उर्दू लाइब्रेरी हैं, गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी बिहार में है और ये एक अकेली लाइब्रेरी है पूरे हिंदुस्तान में जो उर्दू लाइब्रेरी है, सरकारी है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है बहुत सारे ओहदों पर आप रहे, बहुत सारे पदों का पदभार आपने संभाला, बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, बखूबी निर्वहन किया। लेकिन हम आज उस हिस्से की बात करेंगे जहां इंसान तनाव मुक्त होता है, बस शरारतें होती हैं जीवन में, मस्ती होती है। तो कैसा था वो दौर, वो बचपन का ज़माना? मैं तो झाझा का रहने वाला हूँ। झाझा जमुई डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा शहर है, गांव जैसा शहर है, वहाँ का रहने वाला हूँ। पढ़ाई भी शुरू में वहीं पर हुई मेरी और पढ़ाई के वक्त से ही खेलने में काफ़ी दिलचस्पी लेते थे और ख़ास तौर से क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक़ था। गली मोहल्ला क्रिकेट बहुत खेला करते थे। तो वो तो सभी सारे बच्चों में होता है, हम लोगों में भी था, लेकिन थोड़ा मैं सीरियस था क्रिकेट खेलने के लिए। बहुत ज़्यादा वक्त तक क्रिकेट खेला। कॉलेज लाइफ में भी मैंने बहुत क्रिकेट खेला। तो बचपन तो गुजरा थोड़ा खेलते हुए। घर में हालात अच्छे थे, इसलिए पढ़ाई लिखाई में भी मैं ठीक ठाक था।
बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ एकदम दिन भर पढ़ना ही पढ़ना है, इसलिए मौका मिलता था अदर एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो क्रिकेट के अलावा फोटोग्राफी की भी हॉबी हो गई थी और पेंटिंग भी मैं कर लिया करता था। तो इस तरह का था, बचपन अच्छा गुजरा। तो उसके लिए मैं अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मुझे एक बहुत अच्छा बचपन मिला। जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल टेंशन फ्री, पढ़ाई से भी ज़्यादा आपको ये आपको परेशानी नहीं थी कि आपको पढ़ना ही है, बल्कि कह सकते हैं कि आज जो आपके अलग अलग शौक़ हैं जिनके बारे में हम अपने दर्शकों को भी धीरे धीरे ज़रूर बताएंगे, तो उसकी नींव कहीं ना कहीं आपके बचपन में ही रखी जा चुकी थी और आज भी आप ये जो जिंदा दिल है आराम से खुलकर इतने सारे पदों का आपने निर्वहन किया और तमाम पदों पर रहते हुए आपने वैसे लोगों पर भी अपनी पैनी नज़र रखी जो युवा थे या जो नाउमीदी में अपना जीवन गुजार रहे थे। इन तमाम विषयों पर बात करेंगे, लेकिन चूंकि बात बचपन की हो चुकी है तो हम चाहेंगे कि बचपन की ये जो गाड़ी है ये थोड़ी आगे बढ़े और हम बात करें आपके स्टूडेंट लाइफ की कि कैसे फिर, चूंकि आपने बताया कि बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की तरफ आपका रुझान नहीं था, तो कह सकते हैं कि हर इंसान के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, तो कब आपके जीवन में वो टर्निंग पॉइंट आया? पढ़ाई में मैं ठीक था, अच्छा था पढ़ाई में। हमारे टीचर्स कहा करते थे कि अबव एवरेज स्टूडेंट है, मैं ठीक ठाक पढ़ाई में था। खेल में की तरफ ज़्यादा झुकाव था। उसके बाद आगे पढ़ाई करते करते फिर और साथी लोग भी अच्छे मिले, उनके साथ मैंने तैयारी करने लगा और पहले ही अटेम्प्ट में मेरा बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया जी। इस बीच में हम भागलपुर चले गए थे टीएनबी कॉलेज में। टीएनबी कॉलेज उस वक्त बिहार का एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज था, आज भी काफ़ी प्रतिष्ठित कॉलेज है। उस वक्त बिहार में टॉप 2 टॉप 3 में उनका नाम आता था टीएनबी का। एडमिशन होना भी मुश्किल होता था, तो मेरा मार्क्स अच्छा आया हुआ था, तो टीएनबी कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। टीएनबी कॉलेज में हमने पढ़ाई भी किया, खेल भी खेला वहाँ पर। तो वहाँ पर अच्छे कुछ साथी लोग मिल गए, साथी का बहुत असर पड़ता है। तो फिर हम लोग तैयारी किए, तैयारी करने के बाद कामयाबी मिली इसमें बीपीएससी में। पहली पोस्टिंग हो गई डिप्टी कलेक्टर के तौर पर, तो डिप्टी कलेक्टर के तौर पर फिर कई जगह जगह पर पोस्टिंग हुई। वहाँ पर फिर हमको जो शौक़ था खेल का, खिलाड़ी का, तो वहाँ पर जहाँ मेरी पोस्टिंग होती थी वहाँ पर उन लोगों से मेरा बड़ा इंटरेक्शन होता था और उन लोगों को भी हम प्रोत्साहित करते थे। कहीं कहीं पे तो हम खुद खेलने के लिए उतर भी जाते थे। क्या बात है। तो कह सकते हैं कि ये जो कारवां था, ये जो सफ़र था आपका, ये यूं ही स्टार्ट हुआ और एक बहुत ही सुहाना सफ़र आपने तय किया है। तो ये जो सफ़र था बतौर डिप्टी कलेक्टर आपने अपने करियर की शुरुआत की, उसके बाद आगे फिर आपने क्या कुछ जर्नी तय की? मेरी पोस्टिंग हुई थी दाऊद नगर में भी। तो दाऊद नगर में मैं नगर परिषद में, वहाँ पर नगर पालिका है, वहाँ पर मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। वहाँ पर मैं सीडीपीओ के भी प्रभार में था और सीओ भी था, अंचल अधिकारी। तो बहुत सारे काम वहाँ पर जिम्मेदारी थी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का भी था। तो लेकिन सब काम को हम करते थे। जब मुझे मौका मिला म्यूनिसिपैलिटी में काम करने का, तो एक क्रिएटिविटी आई दिमाग में। सामने में हम देखते थे जो ऑफिस था, ऑफिस के सामने में एक खाली मैदान पड़ा हुआ था। उस मैदान में पूरे आसपास के जितने होटल्स के थे, सारे जगह का नाला का पानी वहाँ जमा होता था। वो एकदम कीचड़ था और जानवर वहाँ लेटता रहता था, लौटता रहता था। हम जब भी वहाँ पर आते थे ऑफिस में, तो हमको देखकर बड़ा ख़राब लगता था। तो एक दफ़ा हम निकले अपने लोगों के साथ में, जो स्टाफ के साथ में, और उन लोगों से रिक्वेस्ट किए होटल वाले से कि उसमें पानी मत गिराइए। कोई दूसरा रास्ता उन लोगों के लिए हम लोग तय किए। वहाँ पर उन लोग पानी गिराने लगा और बिना किसी राशि को खर्च किए हुए वो मैदान फिर क्लियर हो गया। जब पानी जमना बंद हो गया, जानवर लूटना बंद हो गया, उसके बाद मेरे जितने स्टाफ थे म्यूनिसिपैलिटी के, सबको हमने थोड़ा थोड़ा एरिया बताया कि इस पर तुम गार्डनिंग करो, इस पर तुम गार्डनिंग करो। कुछ दिनों के बाद जो जाड़ा का मौसम आया और जब फूल का मौसम आया, तब वो इतना ही खूबसूरत जगह बन गया था कि पूरा पार्क बन गया था। वहाँ पर तरह तरह के फूल लगे हुए थे। जहाँ पर कभी एकदम जानवर लेटा करता था, एकदम कीचड़ था, वो एकदम बहार हो गया। वहाँ पर लोग, हम देखते थे मेरे रहते हुए पर, लड़का लोग जो 26 जनवरी वगैरह के मौके पर वहाँ फ़ोटो खींचता था उस पार्क में बैठ करके। तो बगैर कोई पैसा खर्च किए वो हमें बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये कुछ अच्छा काम हुआ। और उसमें जिम्मेदारी चूँकि दिए थे नगर पालिका के स्टाफ को, तो वो लोग भी बहुत मेहनत से उसको साफ़ सफाई मेंटेन करता था।
तो ये एक वो- कह सकते हैं कि दूरदर्शिता थी आपकी, और एक गंदी सी जगह को आपने एक बिल्कुल व्यवस्थित कर दिया, फूलों से सजा दिया। क्या बात है। हाँ, और और उसमें ऐसी कोई भी सरकारी राशि खर्च नहीं हुई। बिल्कुल, अगर सभी लोग मिलकर सहयोग करें तो हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जिसकी मिसाल आपने अभी पेश की कि आपने एक सिर्फ यही कहते हैं दर्शकों कि अगर हम अच्छी सोच रखें ना तो हमारे आसपास ज़रूर अच्छा होगा। इसलिए हम कहते हैं कि सोच हमेशा अच्छी रखें और अपने आसपास देखें कि हम अपनी तरफ से, अपनी जानिब से क्या कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं। और जैसा कि आपने एक अच्छी सी मिसाल पेश की यहाँ पर कि कैसे आपने सोचा और उस पर अमल किया और लोगों ने भी आपकी सहायता की। जी। क्योंकि जब हम अच्छी सोच के साथ लोगों के बीच में जाएंगे तो जाहिर सी बात है दुकानदार लोगों को भी लोग भी अच्छा लगने हमें लगा। सपोर्ट वो ज़रूर वहाँ पर करेंगे। लोग, वहाँ पर दुकानदार लोग भी आकर बैठने लगा उस पार्क में। जी, वो छोटा सा पार्क बन गया और काफ़ी अच्छा हुआ। क्या बात है। इसके बाद क्या आपके सफ़र को जानना चाहेंगे, इसके बाद आगे आपकी क्या जर्नी रही? उसी क्रम में हम एक और बात बताना चाहेंगे कि एक वहाँ पर हमारी पोस्टिंग थी, एक गोह था अंचल, जो कि थोड़ा सा दूर पड़ता था दाऊदनगर से। तो दाऊदनगर से हम गोह जाया करते थे। तो गर्मी के दिनों में हम देखते थे कि एक था देवराहा चौक था, वहाँ पर बस आती थी और लोग खड़े रहते थे एकदम धूप में बस के इंतज़ार में। हम लोगों के पास में कुछ ऐसा फंड नहीं होता था कि हम शेड बनवा दें या कुछ। तो हम एक दिन गए हुए थे एसडीओ साहब के यहाँ दाऊदनगर में। तो उनके हम देखे थे कि एक पीपल का पेड़ उनके ज़मीन में या दीवार के पास में निकल गया। तो हम अपने ड्राइवर से उसको पेड़ को वहाँ से उखड़वाए थे दाऊद उनके एसडीओ साहब के आवाज़ से, और उसको हम ले करके गए। रास्ते में मेरा पड़ता था देवराहा चौक, वहाँ पर हम उसको, हम ड्राइवर उतर करके लगाए। और लगाने के बाद में मेरा उधर आना जाना हमेशा होता था। हम पानी का जो 5 लीटर का होता था पेट्रोल का, वो हम रखते थे और हर रोज़ जाते आते उसमें हम पानी डालते थे। उस दर हमको जाना हुआ करीब 8, 10, 12 साल के बाद। जब मेरा तो फिर ट्रांसफ़र हो गया, हम दूसरी जगह चले गए। एक दफ़ा हमको जाना हुआ औरंगाबाद। जब हम वहाँ गए तो वो काफ़ी बड़ा विशाल पेड़ हो गया था क्या बात पीपल है। का। और उसके बाद हमारे एक अभी मेंबर हैं जो लाइब्रेरी की कमेटी बनी हुई है, उसमें एक मेंबर है नसीम अहमद, वो उसी तरफ के रहने वाले हैं। उनसे भी हम जिक्र किए थे इस बात की, तो वहाँ की वो भी हमको तस्वीर भेजे हैं वो उस पेड़ का। अब तो इतना बड़ा घना पेड़ हो गया है कि उसके नीचे में लोग, यात्री आसानी से खड़े होते हैं। ऐसी ही बहुत सी बातें हैं जो आपसे जाननी है। अब इसके आगे की जो आपकी जर्नी रही, आगे का जो सफ़र रहा, आप बतौर मजिस्ट्रेट, आपने फिर दूसरी जगह पोस्टिंग हुई आपकी बतौर मजिस्ट्रेट कम सीटीपी, तो जानना चाहेंगे कि वहाँ पर आपने क्या कुछ बदलाव लाने की कोशिश की? हम लोग को तो बदलता रहता है, 3-3 साल पे पोस्टिंग होती है। तो इसके बाद हमको मौका मिला था झारखंड राज्य के दुमका ज़िला के जरमुंडी में, वहाँ पर हमारी पोस्टिंग हुई थी। तो अपना जो काम कर रहे थे ऑफिशियल, वो तो करते ही थे, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर है बाबा बासुकीनाथ। तो सावन के वक्त में हम लोग को वहाँ पर ड्यूटी पड़ती थी, और पूरा सावन के वक्त में पूरा ऑफिस सारा कुछ हम लोग वहीं बैठ कर काम चलाते थे। सुबह हम लगता है 6 बजे निकलते थे, रात में 10, 11, 12 बजे तक, मंदिर बंद होने तक हम वहीं बैठा करते थे मंदिर में ही। तो ख़ास तौर से सोमवार को बाबा बासुकीनाथ में हम देखते थे श्रद्धालुओं की बहुत लंबी लाइन लगती थी, और वो लोग जो जल चढ़ाने के लिए आते थे, तो जो नौजवान लोग हैं वो लोग तो जल चढ़ा देते थे बाबा तक पहुंचकर। कुछ लोग जो कमज़ोर होते थे बहुत परेशान हो जाते थे, कभी कभी बहुत धूप भी हो जाती थी। तो जल को वो लोग दीवार पर, मंदिर के दीवार पर बाहर में ही समर्पित कर देते थे, मजबूरी वश। तो हमको लगा कि इन लोगों की भावना इतना दूर से लेकर के आए हैं, बाबा तक इनका जल पहुंचना चाहिए। तो हमने वहाँ पर व्यवस्था करवाया था, बड़ा बड़ा हम ड्रम रखवाए थे, और ड्रम में जो लोग अनाउंस भी कर देते थे, जो लोग लाइन में हैं वो लोग लाइन से ही जाएंगे, लेकिन जो थक गए हैं इस तरह के लोग थे, वो लोग ड्रम में अपना जल को डाल देते थे, और उस जल को हम लोग लगातार बाबा के पास पहुंचवाते थे और शिवलिंग पर उसको समर्पित करवाते थे। क्या तो ये मेरा ही व्यवस्था किया हुआ था कि जो इस तरह के लोग हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, तो वहाँ पर जल डाल देते थे, तो उनको बहुत संतुष्टि होती थी कि उनका जल वहाँ तक चला गया, पहुँच गया। यही तो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, अनेकता में एकता की मिसाल है, और कह सकते हैं कि ये जो आपकी दूरदर्शिता है। अभी भी वहाँ पर एक है, एक बहुत बुजुर्ग हो चुके, हमको लगता है 94-95 ईयर के आदमी हैं, वो अभी भी हमको फ़ोन करके याद दिलाते हैं अच्छा, कि ये आप ही का जो किया हुआ था, आप ही का दिमाग में आया था इस तरह की सोच। तो अभी भी हमको फ़ोन करते हैं, प्रभाकर यादव जी।
तो कह सकते हैं कि जब आप नेक काम करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, तो आप तक वो ज़रूर पहुंचता है, भले ही आप उसे समझे ना समझे। तो ये जो आपकी दूरदर्शिता थी, ये जो नेक काम था, ये बदस्तूर आज भी जारी है। और मैं एक बात और यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग हुई, एक पैनी नज़र आपने खिलाड़ियों के ऊपर भी रखी। जी जी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ख़ास तौर से हमको खिलाड़ियों से तो हमेशा लगाव रहा, लेकिन हमको अच्छी टीम मिली भागलपुर में, बिहपुर में और भागलपुर सदर में। 2 जगह बहुत अच्छे हमको खिलाड़ी मिले। दाऊद नगर में भी बहुत अच्छे खिलाड़ी मिले थे। दाऊद नगर में जब हम गए थे तो उस वक्त में स्वतंत्रता का 50वां साल हुआ था। तो उस वक्त हम लोग बहुत ऑर्गेनाइज करवाए थे खेल कूद, सारा मेरे ही नेतृत्व में हुआ था। तो 50वां साल का हम लोग करवाए थे दाऊद नगर में। उसमें मैराथन दौड़, सब तरह का दौड़ और बहुत इवेंट करवाए थे। 5-6 दिन का चला था समारोह। उसी वक्त में हम बहुत सारे खिलाड़ियों को हम पहचान किए कि ये लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। तो उनसे फिर मेरा अच्छा तालमेल हुआ, उन लोगों को हम बहुत प्रोत्साहित किए। उसमें कबड्डी और खो खो का अच्छा खिलाड़ी लोग निकला और हमको पता लगा कि वो लोग फिर नेशनल में भी रिप्रेजेंट किया है भारत को। और उसी तरह से फिर बिहपुर में हमारी जो पोस्टिंग यानी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खिलाड़ी वो गए जहां उन्होंने अपने देश का छोटे छोटे प्रतिनिधित्व गांव किया। के बच्चे। जी। भागलपुर में एक बिहपुर है, वहाँ पर भी कबड्डी का खिलाड़ी बहुत अच्छा था। उसमें गौतम नाम का है, शायद वो कोच है अच्छे जगह पर। और वहाँ से भी कबड्डी को रिप्रेजेंट करता है। जो कबड्डी की टीम होती है उसमें वहाँ बिहपुर के बहुत सारे बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें गर्ल्स भी होते हैं और बॉयज़ भी होते हैं। उसी तरह से भागलपुर, अभी स्पोर्ट्स की बात चली है तो भागलपुर हमको याद आ रहा है। भागलपुर में जब हम सदर में थे तो वहाँ पर एक टाउन हॉल था जहाँ पर सुबह हम लोग निकलते थे 6 बजे बैडमिंटन खेलने के लिए। और हम भी खेलते थे और सारे बच्चे खेलते थे, लड़कियाँ लड़के सब लोग बैडमिंटन खेलते थे। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, क्वालिटी के खिलाड़ी थे वहाँ पर। वहाँ पर हमारे एक दोस्त थे सहाय जी, उसका नाम थोड़ा सा याद नहीं पड़ रहा, सहाय जी, वो भी पहुँचते थे हमेशा। और डीएम साहब भी आते थे, डीएम रमैया साहब थे, केपी रमैया बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। वो भी हमेशा एकदम पहुँचते थे टाइम पर। तो हम लोग वहाँ पर बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करते थे। और वहाँ के लड़कियाँ नेशनल खेली है, जहाँ तक हमको जानकारी मिली, स्टेट को रिप्रेजेंट करी है, नेशनल खेली है बैडमिंटन में। तो वो सब है कि अदर एक्टिविटीज़ में भी हम ध्यान रखते थे और शायद इसी का नतीजा है। और उसी में एक चीज़ और हुआ था जी। 2003 में शायद वहाँ पर एक टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज करवाए थे सारे लोगों के सहयोग से। एक टूर्नामेंट हुआ था सैंडीज कंपाउंड ग्राउंड में। उसमें महेंद्र सिंह धोनी भी आए थे। क्या बात है। तो महेंद्र सिंह धोनी उस वक्त उतना नाम नहीं कमा पाए थे, लेकिन जो खिलाड़ी लोग था वो लोग जानता था महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी से हमारी मुलाकात हुई, हाथ वाथ मिलाए। तो हमको लोगों ने बताया कि ये बहुत अच्छे महेंद्र सिंह धोनी खिलाड़ी हैं और कभी ये नेशनल खेल सकते हैं। तो आज महेंद्र सिंह धोनी विश्व में बिल्कुल पूरा विश्व उनका लोहा मानता है और उन जैसा खिलाड़ी बेशक टूर्नामेंट में आए थे भागलपुर। बहुत गर्व की बात है, जाहिर सी बात है, बेहद ही गौरवपूर्ण वो आपके लिए। आज भी मुझे लगता है कि जब आप उस पल को सोचते होंगे तो एक अलग ही एहसास होता होगा आपको। वो तो बहुत अच्छा लगता था। इस तरह से हम अभी भी जुड़े रहते हैं, अपने जो काम के अलावा अदर एक्टिविटीज़ जारी रखते हैं। और कह सकते हैं कि ये जो अदर एक्टिविटीज़ की तरफ आपका जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है, शायद इसी की वजह से आपकी ये जो फिटनेस है ये बरकरार है अभी तक। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? फिटनेस के लिए बहुत तो नहीं कुछ करते हैं, हाँ मॉर्निंग वॉक वगैरह थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं। जो इस वहाँ मेरा ये कहना था कि एक अभी सरकार की जो योजना चल रही है जल जीवन हरियाली जी। तो जल जीवन हरियाली के तहत पेड़ लगाया जाता है, वृक्ष लगाए जाते हैं। उसमें हम लोगों ने बहुत काम किया, जहाँ भी मौका मिला काफ़ी पेड़ लगाए, हज़ारों सैकड़ों में पेड़ लगवाते रहे सड़क के किनारे। फिर मनरेगा योजना जो चलती थी उसके तहत भी हम लोग बहुत पेड़ लगवाए। और ये हम उस वक्त रास्ते से गुजरे तो देखते हैं कि हज़ारों पेड़ मेरा वक्त का लगाया हुआ वो काफ़ी बड़ा बड़ा पेड़ बन चुका, विशाल पेड़ बन चुका। सड़क के दोनों तरफ लगवाए थे। बांध जहाँ पर कटाव हो जाता है वहाँ पर हम पेड़ लगवाए थे। वो सारा पेड़ सुरक्षित देख करके बहुत अच्छा लगता है। एक काम करा देना अलग चीज़ होता है, लेकिन काम का अगर नतीजा निकलता है तो वो एक अलग सेटिस्फैक्शन होता है। तो जब भी कहीं पुरानी जगह जाने का मौका मिलता है, गुजरने का मौका मिलता है, तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा किया हुआ काम पायदार था या नहीं, वो अभी है कि नहीं। तो वहाँ हम देखें कि मेरा
पेड़ जितना लगाया हुआ, हज़ारों की तादाद में पेड़ लगाए हुए, वो सड़क के दोनों किनारे एकदम सब सुरक्षित मेंटेन्ड है। तो उस वक्त में हम लोग पेड़ लगवाते थे सड़क के किनारे, तो जो सरकार का डायरेक्शन था उसके तहत, लेकिन स्कूल कैंपस में भी हम पेड़ लगवाते थे। तो बिहपुर में ख़ास तौर से पूरे ब्लॉक एरिया में हमने बहुत पेड़ लगवाए स्कूल में, जहाँ भी स्कूल में जगह मिला वहाँ हम कोशिश ये करते थे कि फलदार पेड़ लगवाए जाए। और फलदार इसलिए हम लगवाते थे कि आजकल बच्चों के घर में या लोगों के घर में उतनी जगह नहीं है कि बच्चे फल तोड़ कर खाने का आनंद ले सकें। इसलिए स्कूल में अमरूद, आम और सपाटू इस तरह का पेड़ हम ख़ास तौर से मंगवाते थे और सारे स्कूल में हम लगवाए थे। उसमें हम नारियल का भी पेड़ लगवाए थे। तो नारियल वाला पेड़ तो खैर एक अलग चीज़ है, लेकिन ये सारा पेड़ जो लगा है उससे बहुत बच्चे बहुत लाभान्वित होते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। हाँ बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रकृति की तरफ उनका रुझान भी होता है। अगर स्कूल कैंपस में हैं पेड़ पौधे इस तरह के जिनसे वो फल तोड़कर खा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो रुझान है और प्रकृति से उनका प्रेम है वो और भी गहरा होगा। बहुत ही प्यारी बातें बता रहे हैं आप, और आपकी जो दूरदर्शिता है उसे सलाम करने का दिल चाह रहा है, क्योंकि हर जगह चूँकि काम तो सभी करते हैं, लेकिन अपने काम के साथ अगर हम पैनी नज़र भी रखते हैं और अपनी तरफ से बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो सकारात्मक परिवर्तन हम लाने में ज़रूर सक्षम हो सकते हैं। इसी तरह का बदलाव मेरे ख्याल से आपने गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी में भी लाने की ज़रूर कोशिश की होगी। तो बतौर चेयरमैन अगर बात करूँ उर्दू लाइब्रेरी की, तो यहाँ आपकी क्या कुछ उपलब्धियाँ हैं? गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी में हम 3 साल पहले आए थे कारगुजार चेयरमैन की हैसियत से, वर्किंग चेयरमैन के तौर पर। अभी रिसेंटली मेरे वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा नियमित चेयरमैन के तौर पर हमको 15 अक्टूबर को दोबारा वहाँ मनोनीत किया गया, नियुक्त किया गया। तो उस वक्त जब हम आए थे तो लाइब्रेरी में हम देखते थे पाठक आते हैं, पाठक आते थे, पढ़ते थे, सब कुछ था, लेकिन लगा कि स्टूडेंट्स जो आते हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले, उनकी संख्या थोड़ी कम रहती थी। तो उनको अट्रैक्ट करना हम चाहते थे कि बच्चे यहाँ करके पढ़ें, जो आगे में उनका भविष्य में काम आए फ्यूचर के लिए। तो उस तरह के लड़कों को हम लोग प्रोत्साहित करना शुरू किया, उनसे पूछ कर कि कौन सी किताब की ज़रूरत है। और किताब में हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। कम से कम एक इंस्टीट्यूशन के लिए किताब खरीदना बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती है। एक पर्सनल एक बच्चा अगर ख़रीदता है तो उसको 10,000 15,000 की किताब बहुत ज़्यादा महंगी पड़ सकती है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन के लिए 10, 15, 20,000 की किताब अगर आ जाती है तो उससे बहुत सारे लोग लाभान्वित होते हैं। तो वो देखते हुए यहाँ का जो लैंग्वेज, जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं वो हिंदी लैंग्वेज में ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण वगैरह जितनी जीके की किताब है उसको इंग्लिश हिंदी में भी पूरा मंगवाया। और आज ऐसी स्थिति है कि हमारे यहाँ बच्चे बैठते हैं, पढ़ते हैं, और बाहर के पटना यूनिवर्सिटी के कई लड़के लोग आते हैं हमारे यहाँ भी बैठकर पढ़ते हैं। सारा सीट फुल रहता है। और देखते हैं हम, जो बीच बीच में जाकर पूछते हैं भी, बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं कि क्या आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, कोई क्लैट की तैयारी कर रहा है, लॉ की तैयारी कर रहा है, कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो ये एक चेंज हुआ है। उसके बाद फिर हॉल है, रीडिंग हॉल बड़ा जैसा है, तो वहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई कि 1-2 गार्ड भी रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो आर.के. महाजन साहब उस वक्त में थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शिक्षा विभाग में, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया, वो फ़ौरन मान गए। 2 गार्ड का वहाँ पर अपॉइंटमेंट हो गया। तो 2 गार्ड मेरा रहता है, तो उससे खूबसूरती भी बढ़ती है, वर्दी में 2 गार्ड है, और लड़कों में कॉन्फिडेंस भी आता है, लड़कियों में भी कॉन्फिडेंस आता है। तो लड़के लड़की सभी वहाँ पर बैठकर पढ़ते हैं। एक अच्छा माहौल बन गया लाइब्रेरी का। और लाइब्रेरी की जो बिल्डिंग है बहुत पुरानी बिल्डिंग है 1938 की, उसको अभी रिसेंटली हम लोग पुल निर्माण निगम के द्वारा उसका पेंटिंग वगैरह भी कराया गया है, और उसमें अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है। थोड़ी अभी तकलीफ़ हो रही है छात्रों को, रिनोवेशन का काम अंदर में चल रहा है। और जगह की कमी महसूस इसलिए होने लगी कि छात्रों की संख्या बढ़ने लगी। तो उस वक्त भी आर.के. महाजन साहब ही थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया था। और उस वक्त में विकास आयुक्त थे आमिर सुबहानी साहब। तो आमिर सुबहानी साहब तक ये मामला गया, और दोनों की सहमति से एक वहाँ पर नई बिल्डिंग बन रही है, और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, G+4 की बिल्डिंग बन रही है, जिसमें सारी सुविधाएं होंगी। वहाँ लिफ्ट भी होगा, कार पार्किंग की भी व्यवस्था होगी, रीडिंग हॉल होगा, मीटिंग हॉल होगा, सारा कुछ व्यवस्था होगा। तो उसके लिए हम आर.के. महाजन साहब को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और आमिर सुबहानी साहब का,
उसके बाद फिर आज वहाँ दीपक कुमार सिंह साहब हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शिक्षा विभाग का। उन्होंने इसके लिए फ़ंड जारी किया, बिहार स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को जिम्मेदारी दी गई, वो तेज़ी से काम हो रहा है। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर वो काम कंप्लीट हो जाए, ताकि जल्द ही उसका उद्घाटन हो जाए और स्टूडेंट्स वहाँ पर शिफ्ट कर सके, लाभ उठा सके। क्या बात है। और ये बहुत ही बड़ी बात है, जब रीडर्स वहाँ पर आएंगे उनको ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, तो जाहिर सी बात है लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। ये जो आपकी जो दूरदर्शिता है, आपने हर ओहदे में, हर पद में इसका बखूबी इस्तेमाल किया और आम लोगों तक कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए, इस बारे में आपने बहुत ज़्यादा सोचा। इन सब से इतर आपके कुछ शौक़ भी हैं जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी। आपको गाने का शौक़ है, आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो मैं चाहूँगी कि कुछ पंक्तियाँ आप हमारे दर्शकों के लिए भी गुनगुनाएं। अच्छा तो नहीं गाते हैं, लेकिन गाते ज़रूर हैं। उसको फिर सुना भी सकते हैं बाद में। अच्छा, अभी अभी कुछ आप डिस्कशन हम लोग कर लें। जी। तो अभी लाइब्रेरी के सिलसिले में ही हम लोग बात कर रहे थे। जी तो लाइब्रेरी में हम देख रहे थे कि जितने रिसर्च स्कॉलर हैं, ख़ास तौर से उर्दू के, उनके लिए ये जगह बहुत ही अच्छी है। रिसर्च स्कॉलर्स लोग लगातार आते हैं, पटना यूनिवर्सिटी के भी, मगध यूनिवर्सिटी के भी, और दूसरे यूनिवर्सिटी से भी, स्टेट के बाहर के भी लोग आते हैं। उनको लगता है कि रिसर्च स्कॉलर्स की ज़रूरत तब तक पूरी नहीं होती है जब तक कि गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी में वो लोग ना आ जाए। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा गर्व की बात है कि बाहर से लोग आकर के और रिसर्च का काम वहाँ पर करते हैं, जिसके लिए हम लोग पूरा उनको मदद करते हैं। हमारी स्टाफ भी उसकी पूरी मदद करते हैं, उनको सहयोग प्रदान करते हैं। क्या बात। तो वो जो आपने कहा उसको भी हम देखते हैं, वैसा हम कोशिश करते हैं कुछ करने का। तो वहाँ पर प्रोग्राम भी हम लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं जी गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी में। एक लोकल बहुत सारे शायर होते हैं, अदीब होते हैं, तो उनके लिए हम लोग कभी कभी सेमिनार का आयोजन करते हैं, और उस सेमिनार में उन लोगों को मौका मिलता है अपना इसका प्रदर्शन करने का। अपना नज़म पढ़ते हैं, गज़ल पढ़ते हैं, तो उसी वक्त में मुझ में भी बेचैनी होने लगती है कि कुछ मैं भी सुना दूँ। तो कुछ लोगों को पता है तो उन लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम भी कभी कभी कुछ गज़ल वहाँ पर सुनाए हैं, मौका मिल जाता है तो हम भी सुना देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक माहौल है कि हम लोग सेमिनार वगैरह हमेशा ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें लोकल शायर लोग आकर के अपना अपना कलाम पेश करते हैं। बहुत सारी बातें की, आपके शौक़ के बारे में हमने जाना, और चाहेंगे कि आप कुछ गुनगुना कर हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाएं। चलिए, ये तो आपने अच्छा सवाल कर दिया। और ये तो शौक़ रहा है। अभी हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने शायद 10 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गज़ल गायक तलत अज़ीज़ को बुलाए थे। तलत अज़ीज़ साहब का प्रोग्राम करवाए थे श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, काफ़ी कामयाब रहा था। अभी भी लोग उसको याद करते हैं। तो उन्होंने भी गज़ल गाया था, मुझे भी एक गज़ल गाने का ही आपने ऑफ़र दिया, तो चलिए मैं भी एक सुनाने की कोशिश करता हूँ। हम जो गज़ल सुना रहे हैं वो ग़ुलाम अली का गाया हुआ है और नासिर कासमी का लिखा हुआ। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। याद के बेनिशान जज़ीरों से, याद के बेनिशान जज़ीरों से, तेरी आवाज़ आ रही है अभी, तेरी आवाज़ आ रही है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। कुछ तो नाजुक मिजाज है हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज है हम भी, और ये
चोट भी नई है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। आ, आ, ओ, आ, 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 ओ। क्या बात है, शुक्रिया। बहुत ही शानदार। कह सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि युवाओं को बहुत सीखने की ज़रूरत है आपसे कि कैसे अपने शौक़ को ज़िंदा रख के हम ज़िंदा दिली की मिसाल बन सकते हैं और अपने साथ साथ औरों का भी भला कर सकते हैं। यहाँ पर चाहूँगी, चूँकि आपने बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, फ्री होकर आपने फील्ड में काम किया, तो जाहिर सी बात है ऐसे में परिवार का सपोर्ट बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो जानना चाहेंगे यहाँ पर कि किस तरह से आपको परिवार का सपोर्ट मिलता है? शादी के बाद तो परिवार में वाइफ के साथ रहना पड़ता ही है, क्योंकि अलग अलग जगह पोस्टिंग हो गई, तो वाइफ का काफ़ी सपोर्ट मिला, बीवी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। और हमारी 2 बच्चियाँ हैं, तो बच्चियों की पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी भी मिसेज़ बखूबी निभाती हैं। एक बेटी मेरी क्लैट कंप्लीट की थी और वो लॉ करी यहाँ पर नेशनल यूनिवर्सिटी से। लॉ करने के बाद में भी वो तैयारी कर रही है, आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तैयारी कर रही है एग्ज़ाम का। दूसरी बेटी भी उसको देख करके लॉ में ही चली गई। अच्छा। वो क्या किट है भुवनेश्वर, वहाँ से वो लॉ कर रही है। तो 2 बेटियां हैं, दोनों लॉ कर रही हैं। मिसेज़ मेरे साथ रहती हैं। हम लोगों को गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, मुझे भी और मेरी मिसेज़ को भी। तो मिसेज़ बोनसाई बहुत अच्छा बनाती है, जो पीपल का, बरगद का, जामुन का या छोटा जो, उसमें बहुत ही मेहनत करती है और वो काफ़ी नॉलेज भी है उनको। तो वो बोनसाई प्लांट लगाना या उस तरह का काम करती है। खाना वाना भी बहुत अच्छा बनाती है वो। तो सपोर्ट हमको घर पर हमेशा मिलता रहा, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है जब गांव, अभी तो खैर हम लोग एक जगह पे आ गए हैं, एक चेयरमैन की हैसियत से काम कर रहे हैं, लेकिन जब फील्ड में काम करने का मौका मिलता था तो बहुत चैलेंजिंग हुआ करता था, बहुत जिम्मेदारी ज़्यादा रहती थी। उस वक्त में ख़ास तौर से बाढ़ आ गया या कुछ भी इस तरह का मामला हो गया, तो एक मजिस्ट्रेट की हैसियत से हम लोग बहुत काम करना पड़ता था, लॉ एंड ऑर्डर का समस्या हो जाता था। तो उस वक्त में कई के बार में हम लोग रात भर भी बाहर ही रहना पड़ता था। तो उस वक्त में उनका प्रॉपर सपोर्ट मिलता रहा। और जैसे ही घर आए तो फिर कुछ खाने पीने का भी इंतज़ाम करके अगर फिर लौटें या फ़ौरन जाना है तो वो भी हमको मिल ही जाता था। तो बाढ़ वगैरह के का काम किए। फिर उस वक्त में नक्सल का भी समस्या थी कई जगह पर जहाँ हमारी पोस्टिंग थी, तो कुछ वैसा सा मामला हो जाता था जिसमें हमको रात भर गाँव में रहना पड़ता था। और कई लोगों की जान गई थी एक गांव में, उसका गांव का नाम हमको आज भी याद है, कुड़वा। और कुछ हमला वगैरह हुआ था, तो रात भर हम पेड़ के नीचे पूरी पुलिस फोर्स के साथ हम लोग लेटते थे। फिर सुबह जब हम गए तो जिस तरह से होना चाहिए फ़ौरन हमको खाना पीना मिलना, ये बहुत हमको घर से सपोर्ट मिलता रहा। जी हाँ, बेशक, बिल्कुल। जी। और बहुत ज़रूरी है, अगर फैमिली सपोर्ट है आपको, तभी आप अपना 100% आप अपने जॉब प्रोफाइल को दे सकते हैं। आप जो बाहर काम कर रहे हैं, आपका जो कार्य क्षेत्र है, आप अपना पूरा का पूरा वक्त और पूरा जो आपकी ज़रूरत है वो वहाँ पर दे सकते हैं, अगर आपको फैमिली सपोर्ट है। बाढ़ के वक्त में ऐसा हुआ कि हम लोग मुजफ्फरपुर में थे, बोझा में, तो रिलीफ लेकर के जाते थे नाव पर। उस पार में लोग फंसे हुए रहते, तो कभी कभी खुद से हम भी नाव पर बैठ कर जाते थे। अब यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और नाव, बाढ़ में सांप उधर से छटपटाता हुआ चला रहा है, वो भी हम लोग की नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये सारा सिचुएशन हम लोग फेस तो बहुत बार किए हैं। एक बार बांध टूटा था नारायणपुर में, उस वक्त हम बांध पर ही थे, हम थे और विपिन कुमार साहब डीएम थे, हम लोग सब बांध पर ही थे। उसी वक्त एहसास हुआ कि बांध टूट रहा है। अगर हम लोग को लगता है 2-4 मिनट भी अगर देर होता है हम लोग को वहाँ से हटने में, तो हम लोग भी बाढ़ के साथ बह गए होते। तो वहाँ पर से हम लोग भी भागे और हम लोग दौड़ते चले जा रहे हैं और पीछे भी जो पानी आ रहा है, इतना फोर्स था पानी में, जो नारायणपुर में बांध टूटा था उस वक्त हम स्पॉट पर थे। तो ये सारा चीज़ तो हम लोग फेस करते हैं बाहर में, लेकिन ये जो शौक का काम है ये हमको बहुत रिलीफ देता है। और जी हाँ, बिल्कुल, स्ट्रेस फ्री रहने में, स्ट्रेस फ्री होने के लिए कुछ कुछ ये सब हम करते हैं। पेंटिंग कर लेते हैं, गाना गा लेते हैं, और उसके बाद कार्टून भी है। जो कोविड-19 का वक्त आया था तो उस वक्त हम लोग घर में ही बैठे थे। उस वक्त मैं शिक्षा विभाग में था, डिप्टी सेक्रेटरी, तो ऑफिस बंद था,
तो हम लोग घर में ही रहते थे, तो उस वक्त हम कार्टून बहुत बनाया करते थे, अच्छा अच्छा कार्टून बनाए थे। उसमें मेरा बहुत अच्छा टाइम पास हुआ और क्रिएटिविटी भी हुई, पुराना शौक फिर से ज़िंदा हुआ। एक शौक और है आपके, फोटोग्राफी की शौक। जी, ये शौक कब से है आपको? फोटोग्राफी का भी शौक एक तरह से समझिए तो बचपन से ही है। मेरे बड़े भैया हैं शाहिद अहमद, उनका इंतकाल हो गया, वो बहुत अच्छे फोटोग्राफी करते थे, तो उनसे कुछ सीखने के बाद में हम भी फोटोग्राफी करने लगे थे। और अभी तो हम बहुत ज़्यादा कैमरा यूज़ नहीं करते हैं, हालांकि कैमरा हम रखते हैं, लेकिन यूज़ अब तो मोबाइल हर वक्त हाथ में रहता है, तो उसमें भी कहीं मौका मिलता है तो हम कुछ अच्छी सीन आता है तो उसको हम फ़ोटो खींच करके कैद कर देते हैं कैमरा में, फेसबुक पर भी डाल दिया करते हैं। क्या बात है। इतने सालों का आपका सफ़र रहा है, कोई ऐसी याद, कोई ऐसी बात आप हमारे साथ जिसे शेयर करना चाहें? वो भी एक मामला था, जगदीशपुर आथर पंचायत, हमको ठीक से नाम याद नहीं है, बिशनपुर जगदीश और आथर गांव, वो था बोछा में। तो वहाँ पर 104 घर बिल्कुल नदी में विलीन हो गया था, कट गया था। और ऐसा था कि जब बाढ़ का कटाव हो रहा था तो हम वहाँ पर डेली जाकर देखते थे, लोगों को हटाने का इंतज़ाम करते थे। और इतना अफसोस लगता था कि जहाँ पर हम बैठे करके काम करते थे कागज़ लेकर के, अगले दिन जाते थे तब वो जगह भी कट कर पानी नदी में मिल जाता था। इस तरह से जहाँ पर हम बैठकर काम किए वो हट गया, वो घर हट गया और सारा घर बह चला गया था। 104 घर पानी में कट गया था। उस वक्त में माननीय रमई राम जी माननीय मंत्री थे राजस्व विभाग के, तो उन्होंने तय किया था कि गरीबों को ज़मीन, जो भूमिहीन हैं उनको 4 डिसमिल ज़मीन खरीद कर उपलब्ध कराई जाएगी। उस वक्त डीएम थे अमृतलाल मीना साहब मुजफ्फरपुर के, तो अमृतलाल मीना साहब और माननीय मंत्री के निर्देश पर हम लोगों ने काम किया और 104 लोगों के लिए 4-4 डिसमिल ज़मीन का इंतज़ाम किया और 104 लोगों को हम लोगों ने वहाँ पर बसाया, जो कि शायद बिहार में पहला था जो कटाव पीड़ित को 4 डिसमिल ज़मीन, पब्लिक का ज़मीन मुआवजा दे के ख़रीद करके और उन लोगों को बसाया गया था। ये बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री काम था हम लोगों के लिए। फिर बाद में उन लोगों को इंदिरा आवास दिया गया, वो लोग अपना घर बना कर रह सके। तो जिनका एकदम घर विहीन हो गए थे उनके लिए हम लोग कुछ कर पाए, इसके लिए सरकार के निर्देश पर हम लोग काम किए, वो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हमको दिखती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी उपलब्धि है ही कि जब आप बेघर हो चुके लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें आसरा दे रहे हैं, उनका सहारा बन रहे हैं, तो सही बात है कि ऐसे में आत्मसंतुष्टि जो मिलती है इंसान को, वो बिल्कुल वो एक अलग ही बात होती है। उसमें अमृतलाल मीना साहब डीएम थे, वो लगातार हम उनके पास बैठकर डिस्कशन करते थे, नक्शा बनाते थे। जैसे सिर्फ ज़मीन दे देने से काम नहीं चलता, ज़मीन के दे देने के बाद में फिर रास्ता चाहिए था हम लोग आने जाने के लिए, स्कूल के लिए ज़मीन चिन्हित करना था और फिर उसके बाद खेलने के लिए मैदान का, सारा चीज़ उनके डायरेक्शन पर हम लोग किए। अब बहुत ही अच्छा एक कॉलोनी जैसा बन गया वहाँ। तो यानी कह सकते हैं कि न सिर्फ आपने ज़मीन दी, बल्कि पूरा का पूरा एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसे प्लान बनाकर आपने वहाँ पर उसको पूरी तरह से सार्थक करने की भी कोशिश की आपने। कैसा लगता है आज जब आप मुड़कर देखते हैं कि आपके द्वारा किए गए कार्य जो हैं वो पूरी तरह से फलीभूत हुए, आपने जो वृक्ष लगाए वो आज बड़े हो चुके हैं, जो पौधे आपने रोपे थे आज वो वृक्ष का आकार ले चुके हैं, तो कैसा महसूस होता है आज आपको? प्रशासनिक सेवा में आने के बाद तो काम करने का बहुत मौका मिलता ही है, जॉब सेटिस्फैक्शन तो इसमें है बिल्कुल। आप जब भी करते हैं किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है कि अगर मेरा किया हुआ काम सार्थक हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर मुजफ्फरपुर में इस तरह का काम करने का ज़्यादा मौका मिला, वहाँ गरीब ज़्यादा थे, भूमिहीन ज़्यादा थे, तो उन लोगों को हम लोग हमेशा पर्चा दिया करते थे, ज़मीन का कागजात। उसके लिए भी माननीय मंत्री राजस्व विभाग थे रमई राम जी, वो बराबर आया करते थे और उनकी भी बड़ी सोच थी, चिंता थी कि लोगों को ज़मीन उपलब्ध हो जाए। हम लोग दिन रात कोशिश करते थे भूमिहीन के लिए ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए। कई लोग हैं जो कि ज़मींदार की ज़मीन पर बसे हुए हैं, उनके पास अपना कोई कागज़ नहीं, वो जब चाहता ज़मींदार उसको उठाकर फेंक देता। उसके प्रति भी हम लोगों की चिंता थी और वैसे लोगों को बाज़गीत पर्चा देने का प्रावधान था, वो हम लोग बाज़गीत पर्चा दिए। कई खोज कर कि वैसे लोग जो कि बरसों से बसे हुए हैं, उनके परदादा लोग बसे हुए थे लेकिन उनका कोई भी अधिकार नहीं था, कागज़ नहीं था, वो एक सरकारी कागज़ उनको मिला बाज़गीत पर्चा के तौर पर, वो हम लोगों ने देने का काम किया।
क्या बात है। और हर जॉब प्रोफाइल में आपकी जो भी रही हो, उन तमाम चीज़ों को आपने बखूबी अंजाम दिया और पूरी ईमानदारी के साथ आपने काम किया। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आज आप यहाँ आए और इतनी सारी बातें आपने हमारे साथ साझा की। तहे दिल से आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के बेहद ही ख़ास मेहमान जिनसे हमने बहुत सारी बातें की। हमने बहुत कुछ सीखा कि कैसे हम अपने काम के साथ साथ दूसरों को भी साथ लेकर चलें, तो जो मंजिल है वो तो आसान होती ही है, साथ ही साथ उनके दिलों से जो दुआ निकलती है वो कहीं ना कहीं हमारी राह को आसान बनाती है। ज़रूरत है तो बस हमें अपने आसपास पैनी नज़र रखने की और ईमानदारी से अपने काम को करने की। तो चलिए, आपको आज का ये अंक कैसा लगा? अपने फीडबैक, अपने विचार हम तक ज़रूर भेजें। उसके लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार, निदेशक DT बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। हमारा ईमेल एड्रेस है director.dtkpatna@gmail.com।